माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं प्रेम सर के द्वारा सेलेक्ट किए गए BPSC 102 कोड लेके आई हूँ, जिसका टाइटल है राजनीतिक विज्ञान। इस कोड का वीडियो टोटल 2 पार्ट में विभाजित होगा। तो ये पार्ट 1 है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो आने वाले एग्जाम के जून और दिसंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 साल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। आप लोग क्वेश्चन आंसर को ध्यान से समझिएगा। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो मैं श्योर होंगी कि आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के महत्व की चर्चा, यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना है, उसके क्या क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है। मतलब भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है ना, संविधान की वो आत्मा मानी जाती है, क्योंकि इसमें संविधान के मूल उद्देश्य, आदर्श और मूल्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना यह बताती है कि भारत एक संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि इसमें ना किसी ये धर्म के साथ भेदभाव नहीं होता। समाजवादी है, समाज को साथ में लेके चलते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य है, यहाँ पे लोगों की चलती है, ये सरकार की नहीं। इसके अंतर्गत यह स्पष्ट होता है कि भारत में सत्ता का वास्तविक स्रोत जनता है, यानी कि लोगों के, जनता के ही वास्तविक स्रोत हैं। जनता ही पूरे देश को चलाती है। प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे मूल्य आदर्शों का स्थापित करती है, जो भारतीय लोकतंत्र की नींव है। न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जिससे समाज में समान अवसर सुनिश्चित हो सके। ये उपासना की आज़ादी प्रदान करती है। समानता कानून के समक्ष समानता और अवसर की समानता को दर्शाती है। बंधुता राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करती है। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि न्यायालय किसी अनुच्छेद के अर्थ को समझने के लिए प्रस्तावना का सहारा लेता है। मतलब न्यायालय जो है ना, किसी भी अनुच्छेद के अर्थ को समझने के लिए प्रस्तावना का ही सहारा लेना पड़ता है। यह संविधान निर्माता की मंशा को स्पष्ट करती है और नागरिकों को उनकी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। मतलब नागरिकों का, लोगों का क्या कर्तव्य है, क्या नियम है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करती है। इस प्रकार प्रस्तावना भारतीय संविधान को दिशा देने वाला मार्गदर्शन सिद्धांत है। मतलब प्रस्तावना ही लोगों के नियमों, कानून को बताती है। ये जाति भेद को दूर करती है भारत की संविधान। और दूसरा क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्षणों का विश्लेषण कीजिए। मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसके क्या लक्षण है, उसका विश्लेषण करना है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ये राज्य को शासन संचालने के लिए दिशा प्रदान करती। इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं जा सकते। मतलब न्यायालय इसको लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये शासन के लिए नैतिक मार्गदर्शन होते हैं। मतलब शासन के लिए ना नैतिक मार्गदर्शन का काम करते हैं। इनका प्रमुख लक्षण यह है कि यह राज्य को कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर प्रेरित करती है। मतलब कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय, आजीविका के साधन का समान वितरण एवं संसाधनों के जन कल्याणकारी उपयोग पर बल दिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संरक्षण की बात करते हैं। ये ग्राम पंचायतों के विकास, शिक्षा का प्रसार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और श्रमिकों के हित की रक्षा से भी जुड़े होते हैं। यानी कि ये जो है ना कमज़ोर वर्ग, जो नीचे जाति के लोग, उसकी महिलाओं को, बच्चों के संरक्षण के, उसके शिक्षा के प्रसार के लिए, उसके स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए
काम करते हैं, उनकी रक्षा के हितों के लिए काम करते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति लचीली होती है, जिससे ये राज्य समय और स्थितियों के अनुसार नीतियाँ बना सकता है। यद्यपि यह कानून मूल रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी लोकतांत्रिक शासन में इसका राजनीतिक और नैतिक महत्व अत्यधिक है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर नीतियों और कानून बनाए गए हैं। मतलब इन्हीं के आधार पे है ना कि जितनी भी नीतियाँ, नियम, कानून बनाए गए हैं, इन्हीं के आधार पे बनाए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा, यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति हैं, अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनकी जितनी भी शक्ति है उसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो भारत के राष्ट्रपति देश का सर्वाधिक एक प्रमुख होता है। मतलब भारत का जो राष्ट्रपति है ना, देश का सर्वाधिक प्रमुख नेता माने जाते हैं, और उसकी शक्ति संविधान में निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति कार्यकारिक शक्तियों के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद का गठन, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये शामिल। मतलब भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं वो ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति, न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति सदन का सत्र बुला सकता है। मतलब राष्ट्रपति जो है ना विधायी शक्तियों सदन को बुला सकता है, छात्रावास कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती। मतलब जब तक राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं देंगे तो वो नहीं मानी जाएगी। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद शस्त्र में ना हो। मतलब जब संसद शस्त्र में ना हो तो वो अध्यादेश को लागू कर सकता है। वित्तीय शक्तियों में बजट को संसद में प्रस्तुत करवाना और धन विधेयक पर अनुसंधान देना शामिल है। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान, दंड में कमी या विलंबन पर अधिकार है। यानी कि किसी को फांसी की भी सज़ा मिल जाती है ना, तो उसके लिए वो राष्ट्रपति के बाद अपने अनुरोध करेंगे, अपने प्रस्ताव रखेंगे, तो राष्ट्रपति उनके फांसी की सज़ा को भी कम करवा सकते हैं। ये सारे अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। तो आपातकालीन शक्तियों के माध्यम से राष्ट्रपति राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यद्यपि ये शक्तियाँ व्यापक प्रतीत होती है, परंतु व्यवहार में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। मतलब परंतु जो ना राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही काम करता है, मगर ये सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। मूलभूत दायित्व क्या है? मतलब मूलभूत जो दायित्व है वो क्या है? तो मूलभूत दायित्व भारतीय संविधान के भाग 4 जो है उसके क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत वर्णित है। मतलब मूल दायित्व के जो मूल दायित्व है जो भारत के संविधान है के भाग 4 और अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। ये दायित्व नागरिकों को राष्ट्रीय, समाज और संविधान के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। मूल दायित्व में संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, देश की एकता, अखंडता की रक्षा करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपनाना शामिल है। मतलब ये सारे जो चीज़ शामिल हैं, राष्ट्र कर्तव्यों को याद दिलाते हैं कौन? मूल दायित्व। नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, अहिंसा से दूर रहे, हिंसा ना करे, अहिंसा के मार्ग पे चले, हिंसा से दूर रहे। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, स्त्री सम्मान बनाए रखना, सौहार्द की भावना को बढ़ावा देना भी मूल दायित्व में शामिल है। ये दायित्व नागरिकों में अनुशासन, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करती है। यद्यपि मूल दायित्व कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए इनका नैतिक और सामाजिक महत्व अधिक। मतलब लोकतंत्र को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलाने के लिए इनका महत्व अत्यधिक है।
संविधान के मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति एवं महत्व का वर्णन करें, यानी कि संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी प्रकृति कैसी है, उनका महत्व क्या क्या है, इनके बारे में हमें चर्चा करना है, इसके बारे में बताना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आंसर की ओर। तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य नागरिकों के नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व को स्पष्ट करते हैं। इन्हें संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया है। मतलब भारत के संविधान तो उसके भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य की प्रकृति नैतिक और मार्गदर्शक होती है। मतलब उसकी नैतिक मौलिक कर्तव्य की प्रकृति कैसी होती है? नैतिक होती है, मार्गदर्शक होती है, दूसरे को मार्गदर्शक दिखाने वाली होती है, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं किए जा सकते। मतलब न्यायालय इसको प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कर सकते हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति, अनुशासन, सामाजिक चेतना का विकास करना है। मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान के सम्मान, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हैं। इन कर्तव्यों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि केवल अधिकारों पर जोर देने से लोकतंत्र संतुलित नहीं रह सकते हैं। जबकि नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तब समाज में शांति, सहयोग और सौहार्द बना रहता है। मतलब जब तक लोग जो हैं कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तब तक समाज में, किसी भी मोहल्ले में शांति स्थापित नहीं होगी, लोगों में सहयोग नहीं होंगे। तो इसलिए भी मौलिक कर्तव्य जरूरी है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को स्मरण कराते हैं कि स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व भी जुड़े हुए हैं। मतलब अपने कुछ उत्तरदायित्व जुड़े हुए हैं स्वतंत्रता के साथ साथ। ये कर्तव्य कानून निर्माण, न्यायिक निर्णयों को दिशा देने में भी सहायक होते हैं। इस प्रकार मौलिक कर्तव्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब मौलिक कर्तव्य जो है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है। भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। मतलब भारतीय संसद में कौन कौन से कार्य हैं उनके बारे में बताना है। तो भारतीय संसद देश के सर्वोच्च विधायी संस्था है। मतलब भारतीय संसद जो है ना, देश के सर्वोच्च विधायी संस्था है। इसका मुख्य कार्य लोकतांत्रिक शासन को सुचारू रूप से संचालित करना। संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना है। इसके अंतर्गत विधेयकों पर चर्चा, संशोधन और पारित करना शामिल है। संसद वित्तीय कार्य भी करती है, जैसे वार्षिक बजट पर चर्चा करना, करों की स्वीकृति देना, सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखना, कार्यपालिका पर नियंत्रण संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसे प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से किया जाता है। मतलब क्या? प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से किया जाता है। संसद राष्ट्रीय नीतियों और योजनाओं पर बहस कर सरकार को दिशा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त संसद संविधान संशोधन का अधिकार भी रखती है। मतलब संविधान में संशोधन भी कर सकती है संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर चर्चा करती है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करती है। इन सभी कार्यों के माध्यम से संसद लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाती है और जनता की आकांक्षाओं को शासन तक पहुंचाती है। मतलब जनता की जितनी भी आकांक्षाएं हैं ना, उसको शासन तक पहुंचाती है। जैसे शासन अभी भारत के प्रधानमंत्री उन तक पहुंचाती है कि ये काम किसके? संसद के हैं। भारत में न्यायिक व्यवस्था के कार्यपालिका की व्याख्या। मतलब भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी कार्यपालिका किस प्रकार वो कार्य करती है उसके बारे में बताना है, उसके बारे में व्याख्या करना है। तो भारत में न्यायिक व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। क्या? मतलब भारत में न्याय व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसका मुख्य उद्देश्य संविधान की रक्षा करना, नागरिकों को न्याय प्रदान करना। भारतीय न्यायपालिका एकीकृत और स्वतंत्र प्रणाली पर आधारित है।
मतलब वो एकीकृत है, स्वतंत्र पर प्रणाली पर आधारित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च अपीलीय अदालत है। यह संविधान की व्याख्या करता है। उच्च न्यायालय अपने अपने राज्यों के न्यायिक प्रशासन का संचालन करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय क्या, जिला और स्थानीय स्तर पर मामलों का निपटारा करते हैं। ये न्यायिक व्यवस्था की न्याय प्रणाली कैसी है, निष्पक्षता, स्वतंत्रता, कानून के शासन पर आधारित है। मतलब वो निष्पक्षता है, स्वतंत्र है, किसी के पक्ष में नहीं, जिसके पक्ष सही होगा उन्हीं के पक्ष में आते हैं। न्यायपालिका विधायिकी और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करती है। विधायकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है। इसका मुख्य कार्य है जनहित याचिका के माध्यम से आम नागरिक भी न्याय तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो आम नागरिक जो है ना, अपनी बात को वो न्यायालय तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार न्याय व्यवस्था कानून के समान प्रयोग और लोकतंत्र की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन की चर्चा, यानी कि राज्य और केंद्र के बीच जो शक्तियों का विभाजन हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन संघीय व्यवस्था के आधार पर है। मतलब भारत में जो राज्य और केंद्र के बीच जो शक्ति का विभाजन हुआ है वो एक संघीय व्यवस्था के आधार पर है। तो संविधान के 7वें अनुसूची में शक्ति को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है, जिसे संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा और संचार शामिल है, जिन पर केवल केंद्र सरकार ही का, मतलब संघ सूची पे है ना, सिर्फ केंद्र के सरकार ही कानून बना सकती है अपने ये। और राज सूची के अंतर्गत आते हैं पुलिस, कृषक, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन जैसे विषय आते हैं, जिन पर राज्य सरकार का अधिकार होता है, राज्य सरकार उस पर कानून बना सकती है। और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, विवाह, श्रम, वन जैसे विषय आते हैं, जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। मतलब दोनों ही सरकार समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं। लेकिन टकराव की स्थिति में, जब टकराव होता है कि नहीं केंद्र सरकार का ही कानून चले या राज्य सरकार का ही कानून चले, इस स्थिति में ज़्यादातर केंद्र सरकार के कानून को मान्यता प्राप्त होता है, केंद्र सरकार के कानून लागू होते हैं। इस शक्ति विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा और संतुलन बनाए रखना है। संविधान आपातकाल के समय केंद्र को अतिरिक्त शक्तियां भी प्रदान, मतलब आपातकालीन के समय में कोई जैसे बाढ़, आपदा के समय में संविधान जो है केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करती है, ये जिससे देश की एकता और अखंडता बंधी रहती है। और 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति का परीक्षण करना। मतलब भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिक्स है, उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पद महत्वपूर्ण है। मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही पद भारतीय राजनीति खातिर महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी विभिन्न भूमिकाएं भिन्न होती है, उनकी भूमिका सेम नहीं होती है, विभिन्न होती है। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक के प्रमुख होते हैं और देश के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। वे राष्ट्र की एकता, अखंडता, संविधान की गरिमा का प्रतीक होते हैं। राष्ट्रपति को अधिकांश शक्तियाँ औपचारिक रूप से होती है, मतलब राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से अधिक शक्तियाँ प्रदान होती है। वे मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। दूसरी ओर जो प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं ना,
वास्तविक कार्यकारी के वो प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं। किसके नेतृत्व करते हैं? मंत्रिपरिषद का। और शासन की नीतियों का निर्माण तथा क्रियान्वयन करते हैं। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को अधिक शक्तिशाली बनाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मतलब राष्ट्रपति ही ना प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन सामान्यतः वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त, मतलब ऐसे तो राष्ट्रपति नियुक्ति करती है, मगर जिसको अधिक बहुमत प्राप्त हो उसी की नियुक्ति होती है। आपातकाल में अध्यादेश जारी करना और संसद सत्र बुलाना राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियां हैं, परंतु इनका उपयोग भी मंत्रिपरिषद की सलाह से होता है। इस प्रकार भारतीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख और प्रधानमंत्री वास्तविक केंद्र के शक्ति होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री ही वास्तविक केंद्र के शक्ति होते हैं और राष्ट्रपति तो वो नाम मात्र के लिए होते हैं। वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करते हैं। मौलिक कर्तव्य के महत्व, मतलब मौलिक कर्तव्य के क्या क्या महत्व है? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क में वर्णित है और नागरिकों को उनकी दायित्व याद दिलाते हैं। मतलब कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के क में वर्णित है और नागरिकों को उनके दायित्व, उनके कर्तव्यों को याद दिलाते हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी, अनुशासन, सामाजिक चेतना विकसित करना है। मौलिक कर्तव्य में संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा बनाए रखना, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना तथा सामाजिक संबंध को बढ़ावा देना शामिल है। ये कर्तव्य नागरिकों को अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों के संतुलन का बोध कराते हैं। मौलिक कर्तव्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी इनका नैतिक और सामाजिक महत्व अत्यधिक है। मतलब कि कानूनी रूप से तो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन फिर भी नैतिक और सामाजिक महत्व कई गुना है, कई अधिक है। न्यायालय कई मामलों में इन कर्तव्यों का निर्णय का आधार बनते हैं। मतलब न्यायालय जो है ना, कई मामलों में, अधिक से अधिक मामलों में इन कर्तव्यों के निर्णय लेने का आधार बनते हैं। ये नागरिकों को लोकतांत्रिक मूल्य, पर्यावरण संरक्षण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है ना, लोगों को लोकतांत्रिक मूल्य, लोगों के जो नियम है उनको मानने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये मौलिक कर्तव्य में जो जो नियम आते हैं, जो इंसान के कौन कौन से कर्तव्य हैं, इनको याद दिलाने का काम मौलिक कर्तव्य का है। भारत में पंचायती राज संस्थाएं, मतलब भारत में जो पंचायती राज संस्था है वो किस तरह कार्य करती है? तो भारत में पंचायती राज संस्था ग्रामीण स्वशासन की आधारशिला होती है। मतलब भारत में जो पंचायती राज संस्था है, ग्रामीण स्वशासन, ग्राम के लोगों के लिए आधारशिला होती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई है। कौन से अधिनियम के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो चुकी है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को मजबूत करना, स्थानीय विकास को बढ़ावा देना। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर आधारित है: ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, जिला परिषद। मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर कार्य करती है और स्थानीय समस्याओं का समाधान, ग्राम पंचायत ना स्थानीय समस्याओं का समाधान करती है। ये पंचायत समिति के विकास खंड स्तर पर योजनाओं का समन्वय, पंचायत समिति जो है विकास खंड पर योजनाओं का समन्वय, जबकि जिला परिषद जिले के समग्र विकास की जिम्मेदारी निभाती। मतलब उस जिले में क्या क्या हो रहे हैं, उस जिले के कौन से गांव में, कौन से ग्राम में क्या हो रहे हैं, क्या सबकी जिम्मेदारी जिला परिषद के पास होती है। पंचायती राज संस्था में महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। मतलब कमजोर वर्ग महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान है, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। यह संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों को प्रभावित ढंग से लागू करती। मतलब उस इलाके में
किस तरह के शिक्षा व्यवस्था, किस तरह के स्वास्थ्य व्यवस्था है, सब कार्यों को प्रभावी रूप से लागू करती है, अच्छे तरह से चलाने का कार्य करती है। और क्रिप्स मिशन कब हुआ था? तो ये 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयास था। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत भेजा गया एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयास था। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करना था। मतलब भारत में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके दौरान भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करना था। इस मिशन का नेतृत्व सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया। किसने किया? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इसका नेतृत्व किया। क्रिप्स मिशन ने भारत को युद्ध के बाद डोमिनियम की दर्जा देने का प्रस्ताव रखा, इसमें यह भी कहा गया कि युद्ध समाप्त होने के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भारतीय संविधान बनेगी। मतलब इससे ही भारतीय संविधान बनेगी। प्रांतों को यह अधिकार दिया गया कि वह चाहे तो प्रस्तावित संघ में शामिल न हो। इस प्रस्ताव में रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय विशिष्ट नियंत्रण में ही रखने की बात कही गई। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन इसमें तत्काल स्वतंत्रता की बात नहीं की। मुस्लिम लीग भी इससे संतुष्ट नहीं हुआ। मतलब क्रिप्स मिशन से मुस्लिम लीग भी संतुष्ट नहीं। क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारत में असंतोष बढ़ाया। इसके परिणाम स्वरूप कौन से आंदोलन हुए? भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। इस प्रकार क्रिप्स मिशन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक असफल प्रयास माना गया। मतलब भारत में सफल नहीं हुआ। इसके परिणाम स्वरूप में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। समानता का अधिकार, मतलब समानता का अधिकार है क्या? तो मौलिक अधिकार में ही, मौलिक कर्तव्य में एक समानता का अधिकार है। तो समानता का अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से एक है और इसे अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित किया गया। मतलब भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं 14 से 18 में समानता का अधिकार को वर्णित किया गया। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करना। मतलब कोई ऊंच जाति नीच जाति सबको बराबर का अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध करता है। उस पर प्रतिबंध लगा देता है कि किसी के जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित कराता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अनुच्छेद 18 में उपलब्धियों की समाप्ति इससे संबंधित है। मतलब उपलब्धि की समाप्ति है उससे संबंधित है। समानता का अधिकार सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में सहायक है। यह अधिकार समाज के जो कमज़ोर वर्ग है उनकी सुरक्षा प्रदान करता है और मतभेद रहित समाज के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका लेता है। जितने भी मतभेद है उसे हटा कर समाज का जो निर्माण है ना उसका बहुत मतलब ऊंच नीच, जाति भेद, जन्म के स्थान पे जैसे किसी को छोटे जाति को मंदिर नहीं जाने दिया जाता है, वो सारे भेदभाव को हटाने का काम करता है कौन? समानता का अधिकार। और न्यायिक समीक्षा क्या है? तो न्यायिक समीक्षा भारतीय कार्यपालिका की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। न्याय समीक्षा है ना भारतीय न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण शक्ति है जिसके माध्यम से यह विधायिका और कार्यपालिका के कार्य को संवैधानिकता की जांच कराती है। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान की सुरक्षा बनाए रखना और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय उन कानूनों और सरकारी कार्यों को रद्द कर सकते हैं जो संविधान के विरुद्ध, मतलब संविधान के नियम में नहीं लिखा उसके विरुद्ध काम कर रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उन कानूनों को रद्द कर सकते हैं। यह शक्ति स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णित नहीं है बल्कि यह संविधान की व्याख्या से विकसित हुई है। न्यायिक समीक्षा लोकतंत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। मतलब न्याय समीक्षा जो है ना लोकतंत्र में शक्तियों के संतुलन
को बनाए रखने का कार्य करती है, आपस में संतुलन, और सरकार को मनमाने निर्णय लेने से रोकती है। मतलब सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, वो मनमानी निर्णय लेने से रोकते हैं। इससे नागरिकों का न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ता है। मतलब सरकार अपनी मनमानी नहीं करेगी, जनता के बातों के अनुसार चलेगी तो नागरिकों को, जनता को जो न्यायपालिका पर है विश्वास बढ़ेगी। जनहित याचिका से न्याय समीक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया। मतलब जनहित याचिका मतलब लोगों के हित में जो याचिका निकलेगी उससे न्यायपालिका अधिक प्रभावी बनेगा, अधिक अच्छे तरह से चलेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार जो अधिनियम है 1935, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक कानून माना गया। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो लागू हुआ था, ब्रिटिश सरकार का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कानून माना जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में स्वशासन की व्यवस्था को विस्तृत करना था, जिसके अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई और वैध शासन को समाप्त कर दिया। मतलब वैध शासन थे ना, उनको समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम में संघीय ढांचे की परिकल्पना की गई है। हालांकि यह पूरी तरह से लागू नहीं हो सका। मतलब ये पूरी तरह से लागू नहीं हो सका। इसमें केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इस अधिनियम के अंतर्गत, मतलब भारत में जो रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना इसी अधिनियम, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही हुई है। अधिनियम में मताधिकार का विस्तार किया गया, लेकिन यह सीमित था। मतलब ये सीमित रहा। कई प्रशासनिक प्रावधानों को बाद में भारतीय संविधान में अपनाया। मतलब बाद में कई प्रशासनिक प्रावधानों को भारतीय संविधान में उसको अपनाया गया है। यह वीडियो मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ। इसके पार्ट 2 बहुत जल्द आएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, उसके लिए धन्यवाद। यह PDF को आप लोग खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर दिए गए हैं, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।